चलिए स्टार्ट करें। और लंबा ब्रेक चाहिए था? ठीक। चलिए, जैसा कि भारत में एक राष्ट्रपति है, उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्यों का, उसके दायित्वों का निर्वाह करने के लिए भी एक पद का सृजन किया गया था संविधान की शुरुआत से ही। इसको हम किस नाम से जानते हैं? उपराष्ट्रपति के नाम से। जैसे कि देश में सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है आपका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर उसके रेजिग्नेशन की वजह से देश में ये जो लीडरशिप है, सर्वोच्च पद है, ये कभी भी वेकेंट नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य से आपका उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया था, सृजित किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। इसका इलेक्शन किस तरीके से है, तो ज़्यादातर चीज़ें जनरली आपके राष्ट्रपति की तरह हैं, पर क्या क्या डिफरेंस है उसको देखते चलेंगे। सबसे पहली चीज़, आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वैसा ही आर्टिकल नंबर 63 में क्या बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसकी योग्यताएं क्या क्या तय की गई हैं? सबसे पहली चीज़, जो कि राष्ट्रपति के लिए भी है, भारत की नागरिकता। दूसरी चीज़, आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। तीसरी चीज़, राष्ट्रपति के लिए हमने पढ़ा था कि उसे किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का योग्यता चाहिए इसको। इसके निर्वाचक मंडल की बात करें तो अब मुझे बताते चलिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेंगे? तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। अब निर्वाचक मंडल मुझे बताइएगा आप राष्ट्रपति के लिए, इसके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लोकसभा पार्टिसिपेट करता है क्या? करते हैं? कौन मेंबर्स करते हैं? सारे के सारे इलेक्टेड ओनली। राज्यसभा वाले वोट करते हैं कौन? जितने भी इलेक्टेड हैं। और कोई पार्टिसिपेट करता है? विधानसभा है, विधान परिषद है, कोई इलेक्शन में भाग लेते हैं क्या? राष्ट्रपति इलेक्शन की बात हो रही है। विधानसभा से भाग लेते हैं कोई? यहां पे भी कौन? इलेक्टेड, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे। विधान परिषद से भी इलेक्टेड। हाँ बोल रहे हैं, बताओ। उसमें नहीं होते। विधान परिषद के मेंबर्स यहां पे भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनके केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स यहां पे भाग लेते हैं। किसके केस में? राष्ट्रपति के केस में। उपराष्ट्रपति कैसे अलग हो रहा है? इनके मतलब इलेक्शन का प्रोसेस कैसे अलग है? यहां पे कौन भाग ले रहे हैं? केवल और केवल कौन? लोकसभा और राज्यसभा। यहां पे भी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड या सब इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड हैं, या फिर सारे मेंबर्स हैं? ऑल मेंबर्स। ऑल मेंबर्स कहने का मतलब है कि जो 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में आते हैं, एंग्लो इंडियंस, और यहाँ पे जो 12 लोग को मनोनीत करते हैं, वो सारे के सारे राज्यसभा के लिए उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो डिफरेंस क्या आ गया? उपराष्ट्रपति के केस में राज्यों का कुछ योगदान है क्या? उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्यों का कुछ हस्तक्षेप है क्या? नहीं है। किसका है? केवल और केवल लोकसभा का और राज्यसभा का। इसके भी कितने प्रतिनिधि? तो सारे के सारे प्रतिनिधि, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। ये इतने लोग होंगे जो कि आपके राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन में भाग लेंगे। इसकी प्रक्रिया क्या है? उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इसका मतलब है कि आप और हम वोट नहीं देंगे, हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे वोट देंगे। उसके बाद में अनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जैसा कि राष्ट्रपति में देखा था हमने, वैसा ही चीज यहाँ पे उपराष्ट्रपति के लिए है। इनके कार्यकाल के बात करके अगर बात करो तो कितना इनका कार्यकाल? 5 वर्ष। किस सदन के सभापति होते हैं? राज्यसभा के सभापति बनते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है?
राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? याद रहेगा दोनों में क्या डिफरेंस है? राज्यसभा का पूरा जो मेंबर्स हैं उनके कार्यकाल कितने होते हैं? 6 वर्ष। ये कितना होगा? 5 वर्ष। जो उपराष्ट्रपति है वो किस पद की शपथ लेता है? किस पद की शपथ लेगा? अब याद रखिएगा यहां पे ये उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, उपराष्ट्रपति पद का ही शपथ लेता है। वेतन किस पद का लेगा? उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है तो कायदे से तो लेना चाहिए उपराष्ट्रपति पद का, लेकिन किस पद का वेतन लेता है ये? सभापति के रूप में। ठीक है, याद रहेगा। क्या क्या याद रखना है आपको? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन करके आएगा राज्यसभा में, उसका मतलब उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में बिठा दिया जाएगा। ये उपराष्ट्रपति के रूप में ही शपथ लेगा। उसके अलावा जो ये वेतन लेगा वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं लेगा, बल्कि सभापति पद के लिए राज्यसभा के सभापति के रूप में यहाँ पे क्या लेगा? वेतन लेगा। ठीक है, उसके बाद में यदि राष्ट्रपति चाहे अपना त्यागपत्र देना तो किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। या फिर जब राज्यसभा उसे हटाने का प्रस्ताव तत्कालीन बहुमत से पारित कर दे और लोकसभा उससे सहमत हो, इसका मतलब यह है कि अगर जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर न रहे, ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति उसके दायित्वों का निर्वाह करेगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां से शुरू होना है? राज्यसभा से। ये राज्यसभा की विशेष शक्तियों में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस कहां से शुरू हो सकता है? लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कहां से शुरू होना है? राज्यसभा से। इसकी भी प्रक्रिया बिल्कुल कैसी होगी? तो महाभियोग की जैसी प्रक्रिया होती है, मतलब जैसे राष्ट्रपति को हटाते थे वैसे ही उपराष्ट्रपति को भी हटाएंगे, पर इसको एग्जैक्टली कहीं पे भी महाभियोग नहीं कहा गया है। ठीक है, इसके लिए एक शब्द यूज होता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ये जो पूरा का पूरा एक शब्द है महाभियोग, इंपीचमेंट का जो पूरा शब्द है वो किसके लिए असल में यूज किया गया था? प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति बस के लिए इसको यूज किया गया था। पर देखा गया कि कई जगह ऐसे हैं जहां पर हम ये सेम प्रोसेस यूज कर रहे हैं। कई पोस्ट ऐसे होंगे जिन पर हम ये सेम प्रोसेस यूज कर रहे होंगे, वहां पर हम महाभियोग नहीं कहते हैं, बल्कि ये कहेंगे कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को हटाना है तो क्या लगाएंगे? महाभियोग लगाएंगे, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति को अगर हटाते हैं तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं, नहीं देते हैं? देते हैं। सेकंड हाउस में इसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलता है। ठीक है, इसका जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है जैसे ही स्टार्ट होगा, अब वापस एक बार इंपीचमेंट का प्रोसेस बता दो। उपराष्ट्रपति के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए शुरुआत कहां पे होनी है? राज्यसभा से शुरुआत होनी है। राज्यसभा में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस यूज होता है? प्रस्ताव लाने का। एक रिजोल्यूशन लेकर के आएंगे, एक प्रस्ताव लाएंगे। कितने बहुमत से इस प्रस्ताव को लेकर के आएंगे? 25%, उस हाउस की 25% सीट से 25% मेंबर्स के सहयोग से प्रस्ताव लेकर के आएंगे। प्रस्ताव अगर सभी को जम जाता है तब इसमें वोटिंग होगी। वोटिंग कितने से कंप्लीट होनी चाहिए? टोटल के 2/3 से। 2/3 जैसे ही यहां पे मिलता है, अब ये कहां चला जाएगा? लोकसभा के पास चला जाएगा। एक हाउस से पास मान लेंगे इसको, 2/3 मिल गया फिर तो लोकसभा चला जाएगा। लोकसभा को कायदे से यहां पर उपराष्ट्रपति का पक्ष सुनना चाहिए था, लेकिन वो वहां पे क्या करेंगे? सीधे ही से यहां पे क्या करेंगे? वोटिंग वाला प्रोसेस यूज करेंगे। वोटिंग करेंगे। यहां पे कितना चाहिए? 2/3। जैसे ही लोकसभा से ये 2/3 मिल जाएगा, अब क्या मानेंगे? जो वाइस प्रेसिडेंट है अपने पोस्ट पर नहीं है, ये माना जाएगा। यही चीज अगर हम राष्ट्रपति के लिए अगर बात करें तो राष्ट्रपति के लिए इंपीचमेंट या महाभियोग कहां से शुरू होता है? कहीं से भी शुरू हो जाएगा, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। यही चीज वापस फॉलो करेंगे 25% वाला, यही चीज वापस फॉलो करेंगे 2/3 वाला। अब जब कहा जाएगा? ये राज्यसभा में जाएगा। अगर मान लो ये राज्यसभा में जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो राज्यसभा क्या करेगा? सबसे पहले राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका देगा। ठीक है, राष्ट्रपति अगर इंपीचमेंट का सामना करता है तो इसे अपना
पक्ष रखने का मौका मिलता है, उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता है। राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा, मान लो राज्यसभा उससे सेटिस्फाई है तो 2/3 से पास नहीं हो पाएगा। अगर सहमत नहीं होता है राष्ट्रपति की बातों से तो 2/3 बहुमत से अगर उसके वोटिंग पास हो जाते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो वेकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो दोनों में एक डिफरेंस समझ में आया कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कहां से शुरू होने हैं? सबसे पहले तो राज्यसभा से। उपराष्ट्रपति को बोलने का मौका मिलता है, नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। ये दोनों चीज राष्ट्रपति के फेवर में है। राष्ट्रपति के इलेक्शन को हटाने का प्रोसेस कहीं भी शुरू हो सकता है और उसको अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति के कुछ कार्य बताए गए हैं। तो जनरली इसके कुछ ज्यादा कार्य होते नहीं हैं। जो सबसे प्रमुख कार्य है वो होता है सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। दूसरी चीज, अगर राष्ट्रपति का पोस्ट किसी भी कंडीशन से वेकेंट होता है, खाली होता है, तो किस रूप में कार्य करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। उसके अलावा उपराष्ट्रपति के रूप में इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना, इसका एकमात्र काम बचता है उपराष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। तो यहां से एक कंडीशन आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। इसके अलावा ये चीज मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन या एक्स ऑफिशियो कहने का मतलब है कि कोई पर्सन एक पोस्ट पर आता है, दूसरा पोस्ट उसको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। यह चुना गया था उपराष्ट्रपति के रूप में, लेकिन राज्यसभा का सभापति का पद इसको बाय डिफॉल्ट मिल गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पे बताया गया है इसको तत्कालीन बहुमत से इसको हटाया जा सकता है, जहां पे बताया गया है कि राज्यसभा के जो टोटल सीट हैं 245, इसमें से अगर हमने बात किया था कि टोटल सीट है, टोटल में से जो वेकेंट सीट है उसको हटा करके, और उसके बाद में तीसरी कंडीशन हमने देखा था कि प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली सिचुएशन देखी थी। तो इसको हटाने का काम तत्कालीन बहुमत से हो सकता है, मतलब उपस्थित और मत देने वालों में से जो अगर इसको मेजोरिटी मिल जाती है तो इसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होना है तो कौन कौन सी कंडीशन में खाली हो सकता है ये बताया गया है। तो सबसे पहली, अगर उसकी मृत्यु हो जाए। दूसरी कंडीशन है कि वो अपना रिजाइन कर दे और किसी भी अन्य वजह से, मान लो इम्पीचमेंट का प्रोसेस ला करके उसका पद खाली कर दिया गया है। ऐसी कंडीशन में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होना चाहिए? यहां पे बताया गया है यथाशीघ्र होना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति के लिए कितने समय बताए गए हैं? 6 माह का समय बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अगले 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में नए राष्ट्रपति के पद धारण करते तक जो उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, वो अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मान लो इनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। नॉर्मल कंडीशंस में ये कितना कंटिन्यू करेंगे? तो 5 वर्ष। मान लीजिए 5 वर्ष के बाद भी नए उपराष्ट्रपति चुन करके नहीं आए हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये अपना पोस्ट छोड़ करके नहीं चले जाएंगे, बल्कि उसको कंटिन्यू करेंगे। यही चीज बताया गया है। यही चीज आपके राष्ट्रपति के लिए भी लागू होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद भी अगर नया राष्ट्रपति चुन करके नहीं आया है तो वो भी अपना पोस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। मर जाने के केस में तो उपराष्ट्रपति संभालेगा उसका पोस्ट। अच्छा, दोनों मर गए तो क्या होगा ये भी बताए हैं आपको। सीजीआई है, सीजीआई भी मर गए तो, अन्य न्यायाधीश भी मर गए तो 33 लोग हैं। अब सबके सब एक साथ नहीं मरेंगे, एक एक मरते जाएंगे तो तुरंत उनके पोस्ट को फिल करेंगे। चलिए, उपराष्ट्रपति के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। अब उपराष्ट्रपति के बाद में, हालांकि आपके नोट्स में आपको न्यायपालिका का टॉपिक मिलेगा, लेकिन हम जैसा कि स्टार्ट किए हैं अपना टॉपिक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में। विधायिका हम कंप्लीट कर चुके हैं लोकसभा राज्यसभा के रूप में, कार्यपालिका हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हमको पढ़ना है न्यायपालिका के बारे में। तो यहीं पे कार्यपालिका के कुछ ऐसे अंग हैं जिसको कि पढ़ना जरूरी है। हमने कार्यपालिका में पूरा का पूरा मंत्री परिषद बात कर लिया, इसमें हमने आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात कर ली। इसमें कुछ ऐसे संवैधानिक पद भी हैं, संवैधानिक पोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ हैं जिनको जानना जरूरी है, जो कि आपके कार्यपालिका वाले टॉपिक के अंदर कवर हो जाएंगे। इसी को सबसे पहले देख लीजिएगा। यहाँ पे
शासन के जो 3 अंग हैं, जिसमें कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हमको पढ़ना है, उसमें हम कार्यपालिका की चर्चा कर रहे हैं। और यहीं पर हमने बात किया था कार्यपालिका में 2 कैटेगरी हैं, एक तो है टेम्परेरी और एक है परमानेंट। ठीक है, तो टेम्परेरी में जितने मेंबर्स थे, जितने नेता मंत्री हैं, सबकी बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में हमको बात करनी है परमानेंट कार्यपालिका या परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक, अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला एक टॉपिक हम छोटा सा है, उसको देख लीजिएगा, लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 315 में। संविधान के आर्टिकल 315 में यह बताया गया है कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना है। अब लोक सेवा आयोग की अलग अलग हायरार्की बताई गई है कि राज्यों में अलग होगा, केंद्र में अलग होगा, 2 राज्यों को मिलाकर के अलग हो सकता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया गया है 315 में। उसके बाद में देश में सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1921, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही लोक सेवा आयोग चला आ रहा है। सबसे पहले ली कमीशन की सिफारिश पर यूपीएससी का गठन किया गया था। ठीक है, यूपीएससी का गठन किया गया था सबसे पहले 1921 में। तो यूपीएससी से जनरली हमको कोई समस्या नहीं है, उसका स्ट्रक्चर हमको पता है कि यहां पर एक अध्यक्ष होते हैं और 10 या इससे कम आपके सदस्य हो सकते हैं यूपीएससी में। ठीक है, लेकिन राज्यों में थोड़ा सा चेंजेस है। राज्यों में क्या क्या कंडीशन है, इसको देखते चलेंगे। तो राज्य लोक सेवा आयोग का सबसे पहले गठन जो किस आधार पर किया जाता है, तो 1935 का जो एक्ट है, 1935 का एक्ट हम कहां पढ़ेंगे? तो या तो इसको हम हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, और या फिर संविधान का ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, मतलब संविधान का हिस्सा खत्म होने के बाद में हम जितने इंपॉर्टेंट बिल्स या एक्ट आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो वहां पे हमको पढ़ने को मिलेगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम के आधार पर राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है। अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीजें देखते चलिएगा। पीएससी, सबसे पहले बात करें कि कौन कौन सी कैटेगरी है, हायरार्की क्या क्या है। तो केंद्र में क्या है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। राज्यों के स्तर पर क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग। और हमने एक क्लास में चर्चा किया था कि अगर कोई राज्य ऐसा है जो फाइनेंशियली या फिर पॉलिटिकली इतना कैपेबल नहीं है कि वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सके, तो वो क्या कर सकते हैं? केंद्र सरकार से संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित करने का डिमांड रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक एक करके इसकी नियुक्तियां, कार्यकाल, आयु, त्यागपत्र देखेंगे। सबसे पहला संघ लोक सेवा आयोग। यहां पर अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल। ज्वाइंट पीएससी में राष्ट्रपति। ज्वाइंट पीएससी में कौन करेगा? राष्ट्रपति। भाई ज्वाइंट पीएससी में दोनों राज्यों की सहमति है, इसीलिए उसको ज्वाइंट कहा जा रहा है। ज्वाइंट पीएससी में अगर किसी भी एक राज्य के मेंबर्स ज्यादा हो जाएंगे तो यहां पे तनातनी हो जाएगी दोनों तीनों राज्यों के बीच में, जितने राज्य वहां पे शामिल हैं उनके बीच में। इसीलिए इनके मेंबर्स या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल सभी का 6 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, इनके लिए एक्सेप्शन अब देखने को मिल रहा है आपको कि कोई ऐसा पोस्ट भी है, कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष हो सकता है। ठीक है, जनरली हमने 6 वर्ष कहां पे देखा है? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमने देखा है 6 वर्ष। ठीक है, अब इनमें आयु की अगर चर्चा करें तो यूपीएससी के लिए मैक्सिमम आयु कितनी है? 65 वर्ष में ये रिटायर हो जाएंगे। स्टेट पीएससी में 62 वर्ष में, और ज्वाइंट पीएससी में 62 वर्ष। ये जो क्राइटेरिया है कम क्यों रखा गया है? ताकि ये लोग यहां पर आकर के काम कर सकें। ठीक है, इनके पास कुछ समय बचेगा तब ना काम कर पाएंगे, अदरवाइज सब में 65 रख देंगे तो यहां से तो रिटायर हो गए, पर यहां काम करने वाले कोई बचे नहीं है, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन बचेगा ही नहीं काम करने के लिए यूपीएससी में। इसीलिए ये प्रोविजन किया गया है कि यूपीएससी में 65 वर्ष, बाकी सब जगह 62 वर्ष। त्यागपत्र कौन किसको देगा? यूपीएससी के मेंबर्स या अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल को। ज्वाइंट पीएससी में ये तो हो गया अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे रहे हैं। अगर इनको टर्मिनेट करना है, अगर अपने पद से इनको हटाना है, तो हटाने का काम कौन कर सकता है? यहां पर राष्ट्रपति करेगा यूपीएससी में। राज्य लोक सेवा आयोग में प्रेसिडेंट ही हटाएंगे। ज्वाइंट पीएससी में राष्ट्रपति ही हटाएंगे। मतलब एक एक्सेप्शन याद रखिएगा
कि अगर ये अपनी मर्जी से हटना चाहते हैं तो यूपीएससी वाला राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, स्टेट पीएससी वाला राज्यपाल को देगा, ज्वाइंट पीएससी वाला राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, जिन्होंने उसको नियुक्त किया था वही उसी को ही अपना त्यागपत्र देंगे। लेकिन अगर इनको किसी मिसकंडक्ट की वजह से या इन पे कोई चार्जेस लगते हैं जिसकी वजह से इनको टर्मिनेट करते हैं, हटाते हैं, ऐसे केस में यूपीएससी वाले को टर्मिनेट करने का काम किसका होगा? राष्ट्रपति का। पीएससी वाले को भी राष्ट्रपति, ज्वाइंट पीएससी वाले को भी राष्ट्रपति। ठीक है, ये एक्सेप्शन याद रहेगा। नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यों में राज्यपाल। अगर उनको त्यागपत्र देना है राज्य वाले को, राज्य पीएससी वाले को, तो किसको देगा? राज्यपाल को। लेकिन अगर उनको जबरन उनके पद से हटाना है किसी गलती की वजह से, तो हटाने का काम कौन करेगा? उसको राष्ट्रपति। बस ये एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर एक बैलेंस तरीके से है। यहीं पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर राज्यों के पीएससी के मेंबर्स को टर्मिनेट करना है, हटाना है, तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। उसके बाद कौन कहां पर रीअपॉइंटमेंट के लिए मतलब एलिजिबल होगा, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसके पास होगी? तो इसको बस आप एक स्टेटमेंट से याद रख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या तो प्रमोट होगा या तो अपने इक्वल पोस्ट पर बना रहेगा। ठीक है, डिमोशन वाले पोस्ट पर कभी नहीं जाएंगे, जैसे कि यूपीएससी का अध्यक्ष। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई व्यक्ति रीअपॉइंटमेंट के लिए एक ही पोस्ट पर बार बार नहीं अपॉइंट हो सकता। रीअपॉइंटमेंट की कंडीशन क्या है? एक पोस्ट में एक बार, एक पोस्ट एक बार, वन पोस्ट वन टाइम। अब यहां पर देखना, यूपीएससी का अध्यक्ष है, अध्यक्ष से बड़ा और कोई पोस्ट है क्या? पीएससी के मामले में, पीएससी के मामले में यूपीएससी सबसे बड़ा है। यूपीएससी में भी सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? अध्यक्ष का। अध्यक्ष से बड़ा कोई पोस्ट है क्या? नहीं। तो अब ना तो ये किसी दूसरी पीएससी में जा सकता है, ना तो वापस से अध्यक्ष अपॉइंट हो सकता है, तो इसके पास सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं। यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं इनके पास अभी प्रमोट होने का मौका है। कहां पे प्रमोट होंगे? अध्यक्ष के रूप में। कहां पर? सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में। अदर पीएससी में तो ये डिमोट हो जाएंगे। ठीक है, उनको प्रमोशन कहां पे मिलना है? अध्यक्ष के रूप में यूपीएससी में। स्टेट पीएससी और जो ज्वाइंट पीएससी है, इनके अध्यक्ष जो है वो उनके पास क्या क्या मौके हैं? ये चाहे तो यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं या फिर अध्यक्ष बन सकते हैं। दोनों ही केसेस में इनके लिए प्रमोशन है, या फिर किसी दूसरे स्टेट पीएससी या ज्वाइंट पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। अध्यक्ष है, इसका मतलब जाहिर है कि सदस्य कहीं पे बनेगा तो वो डिमोशन है, लेकिन किसी दूसरी पीएससी के लिए अध्यक्ष के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसी स्टेट या उसी ज्वाइंट पीएससी के लिए दोबारा अध्यक्ष नहीं बनेंगे, अन्य किसी भी स्टेट पीएससी या ज्वाइंट पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। उसके बाद स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पीएससी के सदस्य कहां कहां पे काम कर सकते हैं? तो इनके लिए तो सारे ऑप्शन खुले हैं, इनमें से कहीं पे चले जाएं, ये प्रमोशन की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, यूपीएससी के चाहे अध्यक्ष बन जाएं या सदस्य बन जाएं। इसके अलावा स्टेट पीएससी में कहीं पे भी अध्यक्ष बन सकते हैं, सारे के सारे इनके लिए प्रमोशन ही होंगे। ठीक है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए दो कंडीशंस, पहली चीज हमेशा प्रमोशन की कंडीशन में रहना है, दूसरी चीज एक बार में एक पोस्ट पर ही काम, मतलब एक पोस्ट सिर्फ एक बार ले सकते हैं, दोबारा उस पोस्ट को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नीचे पोस्ट भाई कोई भी व्यक्ति नहीं हम अच्छा काम नहीं कर रहा, उसका यह रीजन है कि किसी व्यक्ति को प्रमोट करना ही एक, भाई उसके वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे उसको प्रमोट ही करना है। डिमोट करेंगे, डिमोशन करेंगे तो उनमें मतलब काम करने की भावना क्यों रहेगी? हमको, आप गवर्नमेंट फील्ड में काम तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट कोई जॉब लगेगी तो आपको प्रमोशन ही दिया जाएगा ना, प्रमोशन ही मिलेगा। कोई गलती करते हैं तभी जाकर के आपको डिमोट करेंगे। इन लोग कोई गलती करते हैं तो इनको हटा सकते हैं, डिमोशन का प्रावधान नहीं रखा गया इनके लिए, हटा देंगे। अगर उनको हटाने की प्रक्रिया होती है तो यहां पे देखेंगे कि कैसे इनको हटा सकते हैं, पर डिमोशन इनके लिए नहीं रखा गया है कि ये कभी डिमोट नहीं होंगे तो प्रमोट हो सकते हैं। ठीक है, और एक पोस्ट पे कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार वहां पे अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट ये बताया गया है कि हाँ सर, जैसे इनका टेन्योर खत्म हो जाता है 6 साल का, हाँ, तो इनको प्रमोशन मिलेगा नहीं? जरूरी नहीं है हर बार प्रमोशन मिले, जरूरी नहीं है। मान लो यहां पर कोई 62 साल का व्यक्ति है, ठीक है, स्टेट पीएससी से 62 साल में ये रिटायर हो गया है। ठीक है, अब ये 62 साल में अगर रिटायर हो गया है तो जरूरी नहीं है कि इसको कहीं और पीएससी में मौका मिले ही मिले। हो सकता है कि ये रिटायर हो गया, अब इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर एक कंडीशन रखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर स्टेट पीएससी हो गया, ज्वाइंट पीएससी हो गया या यूपीएससी, अगर किसी भी पीएससी का मेंबर बनना है तो उनको कम से कम
10 साल सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल सा कंडीशन है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 10 साल सरकारी सेवा कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को ही कहीं पे भी इनमें से तीनों जगहों पे शामिल किया जा सकता है, यूपीएससी में, पीएससी में या फिर ज्वाइंट पीएससी में। ठीक, ये थे आपके पीएससी, यूपीएससी और स्टेट आपके ज्वाइंट पीएससी के बारे में। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ये जनरली आपके सेंटर और स्टेट का कंपैरिजन है। सबसे पहली चीज कि महाधिवक्ता या महान्यायवादी होते कौन है। तो जनरली आपको हमको कभी भी लीगल एडवाइस की जरूरत पड़े तो हम किसी भी वकील के पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे या एडवोकेट के पास जाएंगे। लॉयर एक होता है, लॉयर एक होता है, एडवोकेट। ये अलग है या एक ही है या सिनोनिम्स हैं, एक ही नाम को अलग अलग रूप में जानते हैं। नॉर्मली हम शब्द सुनते हैं लॉयर और एडवोकेट। क्या डिफरेंस है लॉयर में और एडवोकेट में? आप में से कोई है क्या लॉ वाले, लॉ ग्रेजुएट? लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है? किसी ने कहीं पढ़ा हो, कुछ याद आ रहा हो? लॉयर थोड़े ऊपर वाले होते हैं सर, एडवोकेट मींस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और एडवोकेट से प्रमोट होकर के ये लॉयर बन सकते हैं। और कुछ याद आ रहा है किस पीछे? एडवोकेट या लॉयर में कोई डिफरेंस या दोनों एक ही पोस्ट होते हैं? अच्छा, आपको अगर कानून के मतलब वकील अगर बनना है तो सबसे पहले हम किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, लॉ कॉलेज में एडमिशन जब लेंगे तो आपको लॉ की डिग्री मिल जाएगी। ऐसे जितने भी लोग जिनको लॉ की डिग्री मिल गई है ये क्या कहे जाएंगे? लॉयर कहे जाते हैं। ठीक है, लेकिन लॉयर होने मात्र से आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए क्या होना पड़ता है? इनमें से जो लॉयर हैं उनको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इनका एक विभाग है पूरा, जो बार काउंसिल, बार काउंसिल एक एग्जाम करवाता है। वो एग्जाम इनको क्रैक करना होगा, उस एग्जाम में अपीयर होंगे। उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद वहां से इनको क्या मिलेगा? लाइसेंस मिलेगा। अब जाकर के ये क्या बनेंगे? एडवोकेट बनेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने लॉ की डिग्री कंप्लीट की है वो क्या कहा जाता है? लॉयर। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने लॉयर बनने के बाद में इसे अपना पेशा बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाया है और उसने क्या किया है? बार काउंसिल से लाइसेंस अगर ले लिया है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एडवोकेट कहा जाता है। अब किसी भी कोर्ट में आपका पक्ष रखने के लिए कौन एलिजिबल रहेगा? कोर्ट में केस लड़ने के लिए कौन एलिजिबल रहेगा? तो लॉयर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये केस लड़ने के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, इसने सिर्फ पढ़ाई पूरी की है, लाइसेंस नहीं लिया है। अब हमारा केस कौन लड़ सकते हैं यहाँ पे कोर्ट में? एडवोकेट। तो मिनिमम कोई व्यक्ति एडवोकेट होगा तभी वो जाकर के हमारा केस लड़ सकते हैं। ठीक है, और यही जो व्यक्ति हैं एडवोकेट जो है वो अपने एक्सपीरियंस या फिर सरकारी एग्जाम दे करके ऊपर के पोस्ट में चलते चले जाते हैं। और ऐसे ही एक लंबे अनुभव वाले व्यक्ति को कोई भी सरकार अपने लिए अपना पक्ष रखने के लिए वकील नियुक्त करती है। इसी को ही हम केंद्र के स्तर पर क्या कहते हैं? महान्यायवादी, और राज्यों में इसको क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। जनरली आपको और हमको अगर कानूनी सलाह की जरूरत हो तो हम किसके पास जाएंगे? वकील के पास जाएंगे, एडवोकेट के पास जाएंगे, वो हमारा पक्ष रखेगा कोर्ट में। लॉयर के पास हम जाएंगे तो सिर्फ कानूनी सलाह मिलेगी, लेकिन एडवोकेट से हमको कानूनी मदद भी मिल सकती है, ये हमारा पक्ष रख सकता है कोर्ट में। ठीक है, इसी तरीके से हमारे लिए तो ये वकील हो गए, सामान्य वकील। जो एडवोकेट हैं वो हमारा पक्ष रख सकते हैं। केंद्र को या राज्य को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को अगर कभी लीगल डिस्प्यूट में फंस जाते हैं, लीगल एडवाइस की जरूरत होती है, तो उनके लिए एक प्रॉपर पोस्ट बनाया गया है, एक प्रॉपर पोस्ट संविधान में ही रख दिया गया है, जिसको हम कहते हैं केंद्र के स्तर पर महान्यायवादी और राज्य के स्तर पर महाधिवक्ता। ठीक है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता ये कौन है? तो केंद्र को, केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने वाले जो वकील हैं इनको कहा जाता है महान्यायवादी, और राज्यों में यही पोस्ट है महाधिवक्ता के रूप में। कहां कहां उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 76 महान्यायवादी के बारे में है, आर्टिकल 165 महाधिवक्ता के बारे में है। इंग्लिश नाम दिया गया हुआ है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। ठीक है, अब ये जो है वो केंद्र सरकार के विधिक अधिकारी हैं, ये राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार हैं।
इनकी नियुक्ति कौन करता है? अब यहां से काम की चीजें याद रखेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र में है तो ज्यादातर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किनकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राज्यों में सेम पैरेलल चल रहा है सारी चीजें, तो राज्यों में प्रेसिडेंट के बराबर कौन है? राज्यपाल। मंत्री, जैसे कि केंद्र में मंत्रिपरिषद है वैसे ही राज्यों में मंत्रिपरिषद है, तो राज्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा। इनकी योग्यताएं तय की गई हैं। ये जो आपका केंद्र में जिसको सरकार अपॉइंट करना चाहती है अपना महान्यायवादी के रूप में, इसकी मिनिमम योग्यता क्या है कि इसको कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखनी चाहिए। अब इसकी योग्यता क्या होगी इसको हम आगे देखेंगे, जब हम न्यायपालिका पढ़ रहे होंगे वहां पे सभी जजेस की योग्यता देखेंगे। फिलहाल एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जो महान्यायवादी है इसकी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट जज का जज बनने की योग्यता रखना चाहिए। दूसरी चीज, यहां पे आपका जो महाधिवक्ता है इनको किस पद की योग्यता रखना है? हाई कोर्ट का जज बनने का योग्यता रखना है। इनका कार्यकाल कितना है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को आपका महान्यायवादी के रूप में कभी भी अपॉइंट कर सकता है, कभी भी हटा सकता है। वैसे ही यहां पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और प्लेजर ऑफ द गवर्नर। उसके बाद में ये लोग जो है वो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं, बिल्कुल सामान्य सा पॉइंट है कि कोई इलेक्शन नहीं लड़के आए हैं इसीलिए यहां पे मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग ले सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? अगर इनको बुलाया जाता है तो मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग ले सकते हैं, संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। संसद कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, पर कहीं भी वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर भी वोट नहीं कर सकते हैं। और सेम चीज यहां पर राज्यों में भी है। अगर ये चाहें तो राज्य विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकते हैं, पर इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के सदस्य नहीं है। वोट देने का अधिकार केवल किसको है? सदस्यों को, क्योंकि ये वहां के सदस्य नहीं है, इसलिए इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये थे आपके महान्यायवादी और महाधिवक्ता। अब मुझे कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके आयु के बारे में चर्चा करना है कि कौन सा व्यक्ति कितने आयु तक काम करेगा। तो सबसे पहला है आपका एमपी कितने वर्ष के लिए काम करता है? लोकसभा या राज्यसभा का एमपी? लोकसभा का एमपी कितने समय तक काम करेगा? राज्यसभा में 6 वर्ष, विधानसभा में, विधान परिषद में 6 वर्ष। आपका प्रधानमंत्री कितने समय तक कार्य करता है? कार्यकाल सामान्य रूप से, मंत्री सामान्य रूप से भी 5 वर्ष काम करते हैं। उसके अलावा पीएससी के मेंबर्स कितने समय तक काम करते हैं? जितने पीएससी हैं, चाहे यूपीएससी हो, ज्वाइंट पीएससी हो, जहां जहां पीएससी है सभी का सभी 6 वर्ष के लिए काम करेंगे। उसके बाद महाधिवक्ता और महान्यायवादी, हाँ, यहां पर बताया गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यहां पे कोई भी समय निर्धारित नहीं है, मतलब इनका टेन्योर फिक्स नहीं है, ये कितने समय तक काम करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? यहां पर दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है। दोनों कंडीशंस का मतलब है कि सामान्य रूप से बताया गया है कि राज्यपाल 5 वर्ष के लिए काम करेगा, लेकिन इसको राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर हटा सकता है। मतलब डायरेक्टली इनका कार्यकाल कितना बताया गया है? 5 वर्ष, पर इनडायरेक्टली इसका कार्यकाल क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकते हैं, नए राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में। नेक्स्ट, ये जितने टॉपिक हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा मिसलेनियस टॉपिक के रूप में, ये सभी जो है हमारे आपके किसके अंदर हैं? कार्यपालिका के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम कार्यपालिका के अंदर पढ़ रहे हैं। विधायिका के अंदर केवल लोकसभा राज्यसभा हमने देखा था, कार्यपालिका के अंदर पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद हमने देखा। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं आपके संविधान में उल्लेखित जो पोस्ट है उसकी चर्चा यहां पे की गई है। सबसे पहला यहां पे हमने बात किया महाधिवक्ता महान्यायवादी के बारे में। उसके अलावा एक संवैधानिक पद कौन सा है आपका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कि हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका उल्लेख कहां पे किया गया है? तो जनरली हम
जहां आर्टिकल छोड़ते हुए चल रहे हैं, वैसे इसके आर्टिकल 148 में सीएजी का उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है यहाँ पे? राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। उम्र कितनी है मैक्सिमम? 65 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए मैक्सिमम एज कितनी है? मैक्सिमम एज कितने आयु तक काम कर सकता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कितने आयु तक काम कर सकते हैं? राष्ट्रपति 65 वर्ष और प्रधानमंत्री वो भी 65 वर्ष। कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। मिनिमम एज बता दिए हैं, मैक्सिमम या रिटायरमेंट एज कुछ नहीं बताया गया है। किनके लिए? राजनीतिक पदों के लिए, ठीक है। उसके अलावा जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वहां पे बताया गया है, कहीं पे 65 है, कहीं पे 62 है, तो ये हम देखते चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे सीएजी मैक्सिमम की एज कितनी है इनकी? 65। मिनिमम एज यहाँ पे नहीं बताया गया है, पर कार्यकाल कितना रहेगा? 6 वर्ष। अब इस 6 वर्ष में मान लो 4 वर्ष का काम पूरा किए हैं और 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो गई है, ऐसे केस में क्या होगा? रिटायर हो जाएंगे। मान लीजिए आयु अभी 63 हुआ है पर कार्यकाल पूरा हो गया 6 वर्ष का, तब भी क्या होगा? अपने पोस्ट से हट जाएंगे। मतलब इनमें से जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, चाहे उनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या तो उनकी आयु 65 वर्ष हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाता है उतने समय तक उसका कार्यकाल रहेगा। अपना रेजिग्नेशन किसको सौंप सकते हैं सीएजी? राष्ट्रपति को। इनकी योग्यता क्या बताई गई है? कहीं पे भी उल्लेखित नहीं किया गया है। महान्यायवादी की योग्यता क्या है? महान्यायवादी अभी हमने पढ़ा था, महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल। हाँ, उसका योग्यता क्या है? मतलब उसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी कितनी है? कब एलिजिबल होगा? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए या सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का। और राज्यों वाला हाई कोर्ट का जज बनने के लायक रहना चाहिए। इसको हटाने की प्रक्रिया क्या बताई गई है? इसको मतलब सीएजी को उसी प्रोसेस से हटाया जाएगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब यहां पर कुछ पोस्ट आते जा रहे हैं जिसका मुझे आप रिवाइज करवा दो। ये बताओ कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहां कहां पे यूज हो रही है? एक तो सिंपली महाभियोग है। ये महाभियोग नाम से जो शब्द है ये किसके लिए यूज होता है? ये है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया किसके लिए यूज हो रही है? सबसे पहले हमने बात किया कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाएंगे कैसे? महाभियोग जैसी प्रक्रिया से। इसके अलावा इसमें ऐड करते चलेंगे। कौन सा? तो यहां पे बताया गया है आपके जज, जितने जज हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, इनको हटाने के लिए सेम प्रोसेस यूज होता है। इसके अलावा आपका सीएजी को हटाने के लिए भी सेम प्रोसेस यूज होता है। कौन सा? महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ठीक है। तो कौन कौन किसको हटा सकते हैं इस प्रोसेस से? तो आर्टिकल 124 में बताया गया है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। और इसमें किसको किसको हटा सकते हैं? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए और सीएजी। इन सभी को हटाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो एक जैसा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो सीएजी हैं अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? केंद्र में राष्ट्रपति को। और अगर राज्य में किसी चीज का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इन्होंने कोई रिपोर्ट प्रिपेयर किया है उस राज्य से संबंधित, तो किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को। इस रिपोर्ट की समीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? लोक लेखा समिति। अब याद करेंगे, संसद में हमने कुछ प्रमुख समितियां पढ़ी थी। संसद में हमने एक समिति पढ़ा था, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी समितियां हैं जो अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती हैं? जैसे कि संसद में कुछ समितियां हमने पढ़ा था, संसदीय समितियों के बारे में हमने पढ़ा था। ये जो समितियां हैं कुछ रिपोर्ट बनाती हैं और ये रिपोर्ट किसको पेश किया जाता है? अगर लोकसभा के केस में देखें तो लोकसभा के अध्यक्ष को ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और राज्यसभा में वहां के सभापति को, ठीक है। जितने भी संसदीय समिति होंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। सीएजी किसको अपना रिपोर्ट सौंप रहा है? राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको अपॉइंट किया है, और दूसरा राज्यपाल को, क्योंकि वो उस किसी स्पेसिफिक राज्य की अगर ऑडिटिंग कर रहा है, ठीक है, ऐसे केस में उस राज्य के राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उसके बाद में इसकी समीक्षा किसकी? सीएजी जो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है इसकी समीक्षा कौन कर सकता है? तो
PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? संसद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में इनका काम क्या है? मुख्य रूप से इनका काम है ऑडिटिंग का। कोई विभाग कितना खर्च कर रहा है, कहां कहां पे खर्च कर रहा है, इसकी निगरानी करना किसका काम है? CAG का। इसके बाद में समीक्षा, मतलब समीक्षा के लिए कोई प्रॉपर इंग्लिश वर्ड याद आ रहा है क्या? समीक्षा मतलब होता है कुछ ऐसा शब्द जिससे एक्सप्लेन कर सके, बताओ समीक्षा मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना ही एक शब्द हो। समीक्षा का मैं कहने का मतलब है कि आपने जैसा कि कोई काम किया है और आपने कहा कि इसको आप चेक करके बताएंगे कि ये काम ठीक हुआ है कि नहीं, तो वहां पे जो बाकी आपके जो काम को चेक करेंगे वो क्या कर रहे हैं? आपके काम की समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ और समझाने लायक कोई आसान हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, पर समीक्षा का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति सामने वाले के काम की जांच कर रहे हैं, मतलब उन्होंने काम ठीक से किया है या नहीं किया है, वो उनकी गलतियां बताएंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है उस रिपोर्ट की समीक्षा करना। ठीक है, तो CAG के रिपोर्ट की समीक्षा मतलब ये अपना रिपोर्ट जब देंगे किसको? लोक लेखा समिति को, तो लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा, मतलब ये बताएगा कि वो रिपोर्ट ठीक से बनाया गया है या नहीं है, क्या क्या कमियां रह गई है, ये बताएगा लोक लेखा समिति। ठीक, उसके बाद में CAG को लोक लेखा समिति की आंख और कान कहा जाता है। ठीक है, CAG को ही लोक लेखा समिति की आंख और कान कहा जाता है। अब यहीं से मुझे एक और चीज बताइएगा कि इनमें से किसको ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है? जुड़वा बहनें किसको कहा जाता है? कुछ कमिटीज के नाम हमने पढ़े थे, उनमें से 2 कमिटी को जुड़वा बहनें कहा जाता है। एक कौन सा था? लोक लेखा समिति, लोक लेखा और प्राक्कलन। इन दोनों में मेंबर्स की संख्या कितनी कितनी है? यहां पे कितनी है? 22, 30। यहां पर कितनी है? 22 है या 15 है? 22 है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और समिति कौन सी है जहां पे 22 मेंबर्स हैं? लोक उपक्रम समिति पढ़ा था हमने, यहां पर भी कितने लोग हैं? 22 मेंबर्स। तो ये 22 और 22 देख करके ये मत सोचना कि यहां पे 22 हैं, यहां पे 22 हैं, इसीलिए ट्विन सिस्टर्स हैं, ऐसा नहीं है। एक में 22 है, एक में 30 है, इन दोनों को ट्विन सिस्टर्स कहा जा रहा है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो ये हो गया आपका CAG के बारे में। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल। राज्यपाल भी हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आएंगे क्योंकि उसको सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कहां पे बताया गया है? तो भाग 6 में क्या चीज बताया गया है? राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 153 से 167 तक। अब यहां पे ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, पर हमेशा ये केस, मतलब ये जो क्राइटेरिया है हमेशा फॉलो करे ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। राज्यपाल जब यहां पे कौन थी? एक आनंदीबेन। इनको कहां कहां का राज्यपाल का मिला था पोस्ट? आनंदीबेन पटेल। इनको उस समय छत्तीसगढ़ और MP दोनों के राज्यपाल के रूप में काम करना पड़ रहा था। ठीक है, तो कोई कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कहीं पे राज्यपाल का पद खाली है, वहां पर किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे राज्यपाल को वहां का कार्यभार सौंपा जा सकता है। ऐसी कंडीशन में एक से अधिक राज्य का कार्यभार भी एक राज्यपाल संभाल सकते हैं। इनको शपथ दिलाने का कौन काम करता है? अब इन्हीं के कंपैरिजन में पैरेलली चलते जाएंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कहां का? सुप्रीम कोर्ट का। अगर वो एब्सेंट है तो कोई भी जजेस जो कि सीनियर मोस्ट है। वही कंडीशन अगर यहां राज्यों में लागू करेंगे तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा सबसे पहले? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी एब्सेंट है तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश। इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है?
राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? मैंने अभी बताया था, सामान्य तौर पर लिखा हुआ है 5 वर्ष, पर राष्ट्रपति इसको जब चाहे हटा सकते हैं। ये अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। किसी व्यक्ति को गवर्नर बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी जरूरी हैं? पहली चीज है नागरिकता के बारे में, दूसरी चीज है आयु के बारे में, और तीसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट है, उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसको नियुक्त करना है। मतलब यह है कि भूपेश बघेल जी को कभी भी छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट समझ में आया? कोई व्यक्ति उस राज्य की राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां पर उसको नियुक्त करना है। ठीक, इसीलिए हमारे राज्य के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको कि अलग अलग राज्यों में राज्यपाल बनाया गया है, पर छत्तीसगढ़ में नहीं बनाया गया उनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक कंडीशन रख दी गई है, उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां पर उसको नियुक्त करना है। ठीक है, तो आपका राज्यपाल के लिए क्या क्या कंडीशंस है? पहली नागरिकता के बारे में, दूसरी है एज के बारे में, और तीसरा है राज्य के मतलब निवासी होने के बारे में, उस राज्य का नहीं होना चाहिए। अब मुझे कुछ कंडीशन बताते चलिएगा, जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में और गवर्नर के बारे में। गवर्नर, इन दोनों के लिए नागरिकता कैसी चाहिए? भारतीय। यहां पर क्या लिखा गया है? जन्म से या बाद में भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं बताया गया, भारतीय कैसे भी हो, भारतीय होना चाहिए। यहां पर भी नागरिकता बताया गया है भारतीय, पर भारतीय होने के अलावा यहां पर और कुछ नहीं लिखा गया है। यहां पर बिल्कुल ठीक से बता दिया गया है कि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो। इसके अलावा यहां पर आयु कितनी बताई गई है? आयु यहां पर भी 35 है और यहां पर भी 35 वर्ष। यहां पर कुछ और कंडीशन बताए गए हैं, इसको हमने प्रेसिडेंट में देखा था। यहां पर जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है? निवासी होने के बारे में, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे गवर्नर के बारे में। हाँ ठीक, अब यहां पर भी इनको शक्तियां, इनकी शक्तियों की अगर चर्चा करें तो इनकी शक्तियां बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि राष्ट्रपति के समान। राष्ट्रपति के पास हमने क्या क्या शक्तियां देखी थी? राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने देखा था कि इनके पास कुछ विधायी शक्ति हैं, विधायिका से संबंधित शक्ति हैं, कुछ कार्यपालिका वाली शक्तियां हैं, कुछ न्यायपालिका वाली शक्तियां हैं, इसके अलावा कुछ सेना से संबंधित शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां हैं वित्त से संबंधित। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी में इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। इन्हीं के पैरेलली, बिल्कुल इन्हीं के समानांतर अगर देखेंगे तो राज्यपाल के पास भी स्टेट में जैसा केंद्र में राष्ट्रपति के पास विधायिका शक्ति है, वैसा ही यहाँ पे राज्यपाल के पास विधायिका शक्ति है। केंद्र में जैसा कार्यपालिका शक्ति है, वैसा ही राज्य में राज्यपाल के पास है। न्यायिक शक्तियों की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। न्यायपालिका की शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास ज्यादा हैं कंपैरेटिवली आपके राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल को कुछ केसेस में सुनवाई का अधिकार होता है, पर यहाँ पे मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि याद रखना है। मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। उसके अलावा सेना, क्योंकि देश का एकीकृत सेना है, इसीलिए सेना से संबंधित सारी पावर राष्ट्रपति के पास में है, राज्यपाल के पास कुछ नहीं है। वित्त केंद्र का अलग है, राज्य का अलग है, इसीलिए इससे संबंधित दोनों की शक्तियां अपने अपने स्तर पर हैं। ठीक है, तो इनको अगर इसकी शक्तियां पढ़ना है तो आपको वही चीज पढ़ना है जो कि राष्ट्रपति के लिए हमने पढ़ा था। ठीक है, उसको वापस से हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। ये हो गए आपके गवर्नर के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और संस्था है जो कि एग्जीक्यूटिव के तौर पे जानी जाती है, कार्यपालिका के तौर पर जानी जाती है, वो है हमारा निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। केंद्र में जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है आर्टिकल नंबर 324। अब निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? तो सिंपल, बहुत आम बोलचाल की भाषा में आप ये कह सकते हैं कि चुनाव कंप्लीट करवाने का जो पूरा प्रोसेस है वो किसकी जिम्मेदारी है? हमारे निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या अलग अलग रह चुकी है। जैसे कि संविधान के लागू होने से लेकर के 1989 तक सदस्य कितने होते थे? केवल 1 मेंबर होता था। फिर कभी 2 मेंबर हुए, फिर 1 मेंबर हुए, और वर्तमान स्थिति क्या है? यहाँ पर 3 मेंबर है। हमारे लिए वर्तमान की संख्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कब से, मतलब
कितने मेंबर्स हैं, वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें से एक अध्यक्ष और दो जो है वो अन्य सदस्य के रूप में काम करते हैं। निर्वाचन आयोग का काम क्या है, चुनाव कंडक्ट करवाना। वर्तमान में हमारा जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, वहां पे कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, एक अध्यक्ष 2 अन्य। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इनको हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। उसके बाद में निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है, ये जो 1+2 लिखा हमने, ये जो एक अध्यक्ष है, इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो बचे हुए हैं इनको कहा जाता है सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। अब यहां पर सीईसी इसको भी कहा जाता है, और ये जो टॉपिक है वो भी है हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो कभी इसको भी हम सीईसी कहेंगे, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। जब ये आयोग के रूप में है तो सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, और जब व्यक्ति के रूप में है तो सीईसी क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बचे हुए जो 2 मेंबर्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, इलेक्शन कमिश्नर। इनका निर्वाचन या निम्नलिखित इनमें से आपके निर्वाचन आयुक्त के जो मेंबर्स हैं, इनका निर्वाचन या इनको चुनने का काम, इनको पद देने का काम कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। इनको पद से हटाने का काम कौन करेगा, इनको पद से हटाएगा कौन, हाँ सर। हाँ सर, क्लास को बंद करो और ऑफिस चले जाओ। और हरीश सर बोल रहे हैं कि एक बार अधिकारी से मतलब चर्चा करेंगे, देख लेना स्टूडेंट क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बात करके आ जाओ। ठीक, क्लास क्लोज करो, 5-10 ठीक, मिनट में वहाँ का काम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक।